साथियों नमस्कार, मैं सुनील कुमार। स्वागत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अभिप्रेरणा ई क्लासेज में। शिक्षा मनोविज्ञान की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के क्रम में आज का जो अपना टॉपिक है वो है विशिष्ट बालक। तो जो रीट मेंस है उसमें जितने भी टॉपिक थे उन सभी के आज अपनी जो लास्ट ये टॉपिक रहेगा, उसके बाद में अपन मिक्स में क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो चैनल पे अगर आप नए तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पे जो शैक्षिक परिदृश्य का जो पार्ट है उससे संबंधित व्याख्या एवं क्वेश्चन भी करवाए गए हैं। तो आप टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन है आज एनसीईआरटी बुक्स पे आधारित प्रश्नों के क्रम में। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालक की विशेषता है। आपको देखनी है इनमें अवधान की योग्यता, विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट योग्यता, सूचना प्रक्रमण की उच्च गति, सूचना प्रक्रमण की उच्च गति और द यहाँ पे है उपरोक्त सभी। आपको पूछी गई प्रतिभाशाली बालक की इनमें से कौन सी विशेषता है, तो अवधान की योग्यता यानी घटनाओं पर लंबे समय तक ध्यान देने की योग्यता जिसको अपन कहते हैं अवधान। विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट योग्यता, जो प्रतिभाशाली बालक है उसकी सबसे बड़ी पहचान होती है कि विभिन्न क्षेत्रों में इसकी रुचियाँ होती है और उन सब में उसकी क्या होती है, एक विशिष्ट योग्यता होती है। सूचना प्रक्रमण की उच्च गति यानी कोई भी समस्या दी जाए तो उसका तुरंत समाधान निकालने की जो योग्यता होती है वो प्रतिभाशाली बालक की महत्वपूर्ण विशेषता होती है। तो इसके आधार पर सही आंसर हो जाएगा द उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक रूप से पिछड़े बालक वह होते हैं जो मानसिक रूप से पिछड़े बालक वह होते हैं जो बौद्धिक रूप से औसत हो, जो बौद्धिक रूप से अशक्त की श्रेणी में आते हो, जो औसत रूप से उच्च हो और द कोई नहीं। मानसिक रूप से पिछड़े बालक कौन से होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो बौद्धिक रूप से अशक्त हो। ठीक है, बौद्धिक रूप से अशक्त तो वो बालक कौन सी श्रेणी में आते हैं, वो मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जो औसत से उच्च हो ये भी नहीं होगा, जो बौद्धिक रूप से औसत हो वो मानसिक रूप से पिछड़े बालक नहीं कहलाएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बैकवर्ड चाइल्ड पुस्तक के लेखक कौन है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सीजर, सिरिल बर्ट, लैंगफील्ड, क्रैचफील्ड। द बैकवर्ड चाइल्ड जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिरिल बर्ट। इनकी ये पुस्तक है। कल एक क्वेश्चन था समायोजन वाले टॉपिक में, समायोजन निरंतर चलने वाली जो प्रक्रिया है उसमें मैंने दो टाइप के क्वेश्चन थे। उसमें मैंने एक में तो बताया था जेम्स ड्रेवर और एक में गेट्स बताया था। तो वो जो समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया उसमें भी वो दोनों ही जगह गेट्स ही होगा। एक जगह बड़ी परिभाषा थी, एक शॉर्ट में से उसमें लिया गया था। तो जो ड्रेवर मैंने बताया था उसकी जगह आप संशोधन कर लेना, उसमें गेट्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है। विस्तारण, तार्किकता, नमनीयता एवं नवीनता। पूछा गया सृजनात्मकता का तत्व इनमें से कौन सा नहीं है। विस्तारण, नमनीयता, नवीनता और तार्किकता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब, तार्किकता। वो प्रतिभाशाली जो बालक है उसकी महत्वपूर्ण पहचान है। बाकी विस्तारण, नमनीयता यानी फ्लेक्सिबिलिटी और अपन कह सकते हैं नवीनता जिसको अपन मौलिकता भी कहते हैं, तो इसमें ब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मकता का मुख्य रूप से किससे संबंधित है। अपसारी चिंतन से, अभिसारी चिंतन से, स्वैली चिंतन से और इनमें से कोई नहीं। तो सृजनात्मकता जो क्रिएटिव बालक होते हैं वो किनसे संबंधित है। अपसारी चिंतन से, अभिसारी, स्वैली एवं कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपसारी चिंतन से, डाइवर्जेंट थिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछड़े बालों की अनिवार्य समस्या है। आपको देखनी है पिछड़े बालकों की अनिवार्य समस्या, अपने स्तर से कम शैक्षिक उपलब्धि, संवेगात्मक समस्या, सामाजिक समस्या और उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ए। हो सकता है आपने गलती की हो। आपको क्या पूछा गया, पिछड़े बालकों की अनिवार्य समस्या। पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि पिछड़ा बालक कोई भी हो सकता है, प्रतिभाशाली बालक भी पिछड़ा हो सकता है, ये चीज़ आपने पढ़ी है। औसत बुद्धि बालक भी पिछड़ा हो सकता है। ठीक है, अपने स्तर से जो पीछे रह जाए वो पिछड़ा। लेकिन एक बालक प्रतिभाशाली बालक पिछड़ा है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि उसमें संवेगात्मक समस्या है, ये उसमें सामाजिक समस्या है। लेकिन ये बात जरूर यहाँ पे सही है कि अपने स्तर से जो कम शैक्षिक उपलब्धि रखने वाला जो बालक होता है वो
पिछड़े बालक की कैटेगरी में आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को आप ध्यान से पढ़ें, क्योंकि कई बार अपन उपरोक्त सभी के चक्कर में चारों को कर देते। क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना है, बाकी मेरे हिसाब से कोई गलती नहीं होगी। और अगर आप चैनल पे नए तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आगे अपन शैक्षिक परिदृश्य और इनसे संबंधित मिक्स में अच्छे क्वेश्चनों की शुरुआत करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बौद्धिक, सामाजिक एवं सांवेगिक रूप से सामान्य बालकों से पृथक बालक कहलाते हैं। फिर यहाँ पे अलग क्वेश्चन है, टेक्निकल क्वेश्चन अपन कह सकते हैं इनको। सामाजिक, बौद्धिक, सामाजिक और सांवेगिक रूप से सामान्य बालकों से पृथक बालक कौन कहलाते हैं? प्रतिभाशाली बालक, औसत बुद्धि बालक, विशिष्ट बालक एवं मानसिक मंद बालक। फिर से देखिए, बौद्धिक, सामाजिक एवं सांवेगिक रूप से सामान्य बालकों से पृथक बालक कौन कहलाते हैं? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा विशिष्ट बालक। कैसे हुआ ये चीज़? आपको ये नहीं कहा गया कि कोई व्यक्ति सांवेगिक रूप से अच्छा है या सांवेगिक रूप से कमज़ोर है। अगर कमज़ोर की बात होती तो आप ये कर सकते थे, सांवेगिक रूप से मजबूत होते हैं वो उनकी बात हो गई। लेकिन यहाँ पे बात की कि सामान्य बालकों से जो हटकर, सामान्य बालक तो ये होते ही है, लेकिन यहाँ पे मैंने कहा सामान्य बालकों से पृथक जो बालक होते हैं उनको अपन कहते हैं विशिष्ट बालक। उनको अपन क्या कहेंगे? विशिष्ट बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता नहीं है। इनमें से कौन से प्रतिभाशाली बालक की विशेषता नहीं है? अन्वेषण के लिए तत्पर, दूसरों के संवेगों के प्रति संवेदनशील, सीखने में कम अभ्यास की जरूरत और अकुशल अभिव्यक्ति। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा द, अकुशल अभिव्यक्ति। अब कोई बालक प्रतिभाशाली है तो वो कुछ ना कुछ खोज करने के लिए वो तत्पर होगा। दूसरों के संवेगों के प्रति संवेदनशील, अब ये जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति प्रतिभाशाली है तो उसमें EQ होगा ही नहीं, ठीक है। प्रतिभाशाली यानी बहुमुखी प्रतिभा का धनी, तो निश्चित रूप से हम कहेंगे कि दूसरों की भावनाओं के प्रति भी संवेदनशील होता है और सीखने में कम अभ्यास की जरूरत। तो ये तो बात यहाँ पे सही है, क्योंकि जो बालक प्रतिभाशाली होगा उसको कम अभ्यास करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। पढ़ने में अपन को थोड़ा सा नेगेटिव लगता है, लेकिन ये इसके बारे में कथन सही है। तो सीखने में इसको कम अभ्यास की जरूरत है अन्य बालकों की वजह। और इसमें एक और है इसकी विशेषता, अकुशल अभिव्यक्ति, जबकि ये इसकी जो अभिव्यक्ति है तो कैसी होती है? कुशल। तो इसमें द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल अपराध का कारण नहीं है। आपको पूछा गया इनमें से कौन सा बाल अपराध का कारण नहीं है? निर्धनता, शारीरिक दोष, उचित घरेलू वातावरण, असफलताएं। तो किसी भी बालक के बाल अपराध के कारण कौन से हैं और इनमें से कौन सा नहीं है? आपको क्वेश्चन ये पूछा गया कौन सा नहीं है। तो निर्धनता भी बाल अपराध का कारण, शारीरिक दोष भी बाल अपराध का कारण हो सकती है, असफलताएं भी बाल अपराध का कारण हो सकती है। लेकिन अगर किसी को उचित घरेलू वातावरण मिले तो वो कभी बाल अपराधी नहीं बनेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाल अपराध का मनोवैज्ञानिक कारण नहीं है। मनोवैज्ञानिक कारण कौन सा नहीं है? सांवेगिक स्थिरता, मंदबुद्धि, मानसिक रोग, अवरुद्ध इच्छा। इनमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक कारण नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संवेगात्मक जो स्थिरता है वो बाल अपराध का कारण नहीं होती, क्योंकि संवेगात्मक स्थिरता का मतलब हम ये समझते हैं कि वो व्यक्ति सांवेगिक रूप से संतुलित है, जबकि अपन कह सकते हैं मंदबुद्धि है, अवरुद्ध उसकी इच्छाएं हैं, मानसिक रोग है, ये बाल अपराध के कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक नियमों एवं कानून के विरुद्ध कार्य करने वाला बालक कहलाता है। सामाजिक नियमों एवं कानून के विरुद्ध कार्य करने वाला बालक कहलाता है पिछड़ा बालक, मंदबुद्धि बालक, बाल अपराधी, उपरोक्त सभी। देखते हैं आपका आंसर क्या होता है इसमें। इसका सही आंसर हो जाएगा स, बाल अपराधी। सामाजिक नियमों एवं कानून के विरुद्ध कार्य करने वाला जो बालक होता है वो केवल बाल अपराधी बालक कहलाता है। आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, पिछड़ा बालक है, सबकी अपनी अपनी परिभाषाएं हैं, सबके अपनी अपनी विशेषताएं हैं, और अगर वो विशेषता आपको पूछी जाती है तो आप एग्जैक्ट वो करें। बाकी मैं बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ कि आप ये मत देखो कि कहीं पर उपरोक्त सभी दिया हुआ है, आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो और क्वेश्चन की लैंग्वेज के अनुसार आपको क्या लग रहा है। आपको लग रहा है नहीं ये स होगा तो फिर आप सही कीजिए, कोई मतलब नहीं ब ऑप्शन हो चाहे द ऑप्शन उपरोक्त से भी हो, इससे अपन को कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली होने का संकेत है। इनमें से कौन सा प्रतिभाशाली होने का संकेत है? अभिव्यक्ति में तीव्र गति, जिज्ञासा, सृजनात्मक विचार, उपरोक्त सभी।
आपको लग रहा है इस बात का कि प्रतिभाशाली जो बालक होता है उसकी अभिव्यक्ति में तीव्र गति होती है, उसकी जिज्ञासा भी होती है और उसके सृजनात्मक विचार होते हैं। अब ये बात आप मत समझना कि प्रतिभाशाली और जो सृजनात्मक है बिल्कुल ही अलग अलग है। सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बिल्कुल अलग अलग नहीं है। प्रतिभाशाली का जो इफेक्ट है निश्चित रूप से एक सीमा तक सृजनात्मकता पर पड़ता है। अगर उससे ज़्यादा अगर है कोई व्यक्ति प्रतिभाशाली तो सृजनात्मकता घटने लग जाती है, क्योंकि इन दोनों के मध्य हमेशा संबंध नहीं होते हैं। एक निश्चित सीमा तक ही उनके बीच में सह संबंध पाया जाता है। तो इसके अंतर्गत ये दो ऑप्शन मिल रहे हैं, ये तीसरा ऑप्शन है वो भी यहाँ पे मिल रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मक बालकों के मूल गुण है हमेशा नैतिक होते हैं, प्रखर होते हैं, मौलिक चिंतन होता है, उपरोक्त सभी। बताइए इस क्वेश्चन में क्या होगा। मेरे हिसाब से बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है, अप्लाइड क्वेश्चन है। अब आप इनको किस तरीके से क्वेश्चन को समझ रहे हैं, इसी के आधार पे आप क्वेश्चन सही कर पाएँ। लास्ट में कमेंट जरूर करके बताएं कि कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और अपने दोस्तों तक इनको आप जरूर शेयर करें, और चैनल को भी आपसे रिक्वेस्ट है कि जरूर सब्सक्राइब करें। सृजनात्मक बालकों का मूल गुण आपको पूछा गया है, क्या सृजनात्मक बालक हमेशा नैतिक होते हैं? ये जरूरी नहीं है। और वो सृजनात्मक बालक प्रखर होते हैं, सृजनात्मकता का तो एक अलग है क्राइटेरिया अपन देखते हैं, जबकि वो प्रखर होते हैं ये जरूरी नहीं है। ये मूल गुण प्रखरता उनकी जरूरी नहीं कि कोई व्यक्ति प्रखर होगा तो ही सृजन। लेकिन यहाँ पे इसका सही आंसर हो रहा है कौन सा? सृजनात्मक बालक का मूल गुण वो है मौलिक चिंतन। मूल गुण क्या उनका? मौलिक चिंतन है, वो सृजनात्मकता का मूल गुण है। बाकी ये ऑप्शन सब अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके सामने, सृजनात्मकता के संबंध में असत्य कथन है। सृजनात्मकता तथा बुद्धि हमेशा साथ साथ चलते हैं। सृजनात्मकता में लचीलापन होता है। सृजनात्मकता के लिए औसत बुद्धि अनिवार्य है। सृजनात्मकता में अहम का समावेश होता है। फिर से आपके लिए एक नया क्वेश्चन, ये वे क्वेश्चन है जो अपन कह सकते हैं कि जिन क्वेश्चन को आपने पहले नहीं देखा है, और इसी के आधार पर आपको पता चलेगा कि वास्तव में हमारे जो कंसेप्ट है वो कितने क्लियर है। और पहले से आए हुए अगर आप क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो अपन को लगता है मेरा तो इतना टारगेट हो रहा है, लेकिन वास्तविकता इन्हीं क्वेश्चनों से पता चलेगी कि आपका कंसेप्ट कितना क्लियर है। तो सृजनात्मकता के संबंध में इनमें आपको असत्य कथन देखना है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ये इसके बारे में असत्य कथन है। बाकी देखिए सृजनात्मकता में लचीलापन होता है, फ्लेक्सिबिलिटी। सृजनात्मकता के लिए औसत बुद्धि अनिवार्य, ये भी कथन है। और सृजनात्मकता में अहम का समावेश है। अहम का मतलब क्या है? अहम का मतलब मैं, जैसे सृजनात्मक कोई व्यक्ति होते, सृजनशील व्यक्ति होते, वो कुछ भी क्रिएट करता है, कुछ भी निर्माण करता है, वो ये कहता है ये मेरी रचना है, ये जो कविता है वो मेरी रचना है, ये कहानी मेरी रचना है, ये चित्र मेरी रचना है। मतलब मेरा, आप कुछ भी नया करते हैं कहीं ना कहीं उसमें अहम का समावेश होता है कि ये मेरी कृति है, तो इसका मतलब उसमें अहम का समावेश होता है। लेकिन यहाँ पे यह कथन गलत है कि सृजनात्मकता तथा बुद्धि हमेशा साथ साथ चलते हैं। अगर साथ साथ चलता तो आप इस चीज़ को देखिए कि अगर प्रतिभाशाली कोई बालक होगा तो निश्चित रूप से फिर वो तो सृजनशील भी होना चाहिए। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, प्रतिभाशाली बालक हो जरूरी नहीं कि वो सृजनशील भी हो, ये चीज़ आपने पढ़ी भी होगी। इसलिए ये दोनों कथन जो है इसके अंदर सृजनात्मकता एवं बुद्धि हमेशा साथ साथ नहीं चलते, एक निश्चित सीमा तक ही वो साथ साथ चलते हैं। अगर ये कथन यहाँ पे दिया जाता है तो ये कथन सही होगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे इसके अंतर्गत गलत कथन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछड़ेपन का कारण हो सकता है शारीरिक दोष, माता पिता का संकुचित दृष्टिकोण, विद्यालय में अनुपस्थिति, उपरोक्त सभी। बार बार मैं ये चीज़ करूँ, पहले आपको ये समझना जरूरी है कि पिछड़ापन क्या होता है। पिछड़ा बालक कौन होता है? जो अपने स्तर से पीछे रह जाता है वो पिछड़ा बालक होते हैं, चाहे वो प्रतिभाशाली हो, चाहे वो सृजनशील हो, चाहे कोई भी बालक हो। अपने स्तर से पीछे रहने का कारण क्या हो सकता है? हो सकता है कि वो बालक शारीरिक उसमें दोष हो सकता है माता पिता का संकुचित दृष्टिकोण हो, इसलिए उसके साथ ये बालक पढ़ रहे हैं वो नहीं पढ़ पा रहे, या विद्यालय में वो अनुपस्थित है, तो इसलिए अपन इसमें कहेंगे उपरोक्त सभी जो है वो पिछड़ेपन के कारण हो सकते हैं। ध्यान से देख लेना इन क्वेश्चन को। मैं समझता हूँ कि अगर ये टॉपिक अगर आप इन क्वेश्चन को कर लेते हैं तो आपका जो टॉपिक है विशिष्ट बालक वो लगभग क्लियर है। अनिवार्य रूप से किसी नई वस्तु का सृजन करना ही सृजनात्मकता है। ये परिभाषा किसकी है? गिलफोर्ड, जेम्स ड्रेवर, हेविंगहर्स्ट और पील महोदय। तो इसकी सही परिभाषा ये जो है किसकी है? अनिवार्य रूप से किसी नई वस्तु का सृजन करना ही सृजनात्मकता। ये परिभाषा है जेम्स ड्रेवर की। किसकी है ये परिभाषा? जेम्स ड्रेवर की यह परिभाषा है। ध्यान रखिए, याद रख लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बाल अपराधी बालकों की शिक्षा में शामिल होना चाहिए। बाल अपराधी जो बालक है उनकी शिक्षा में शामिल होना चाहिए। उचित वातावरण, सुझाव एवं परामर्श, वांछित सामाजिक दृष्टिकोण, उपरोक्त सभी। तो इसके अंतर्गत हो जाएगा द उपरोक्त सभी। उचित उसको वातावरण मिलना जरूरी है, निरंतर उसको सुझाव एवं परामर्श, सामाजिक वांछित दृष्टिकोण, तो इसके अकॉर्डिंग उपरोक्त ज सभी हो गया इसके अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ऐसे बालक जिनकी संवेगात्मक स्थिति ठीक ना हो, आत्मविश्वास की कमी हो एवं पूर्व अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता कम हो, वह बालक क्या कहलाते हैं? ऐसे बालक जिनकी संवेगात्मक स्थिति ठीक ना हो, आत्मविश्वास की कमी हो और पूर्व अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता कम हो, बौद्धिक आसक्त बालक, पिछड़े बालक, बाल अपराधी बालक, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बौद्धिक रूप से असक्त बालक, जिनको अपन मेंटल रिटार्डेड बालक भी कहते हैं। यहाँ पे फिर से समझिए, मैंने बात बताई कि पिछड़ा बालक हो, जरूरी नहीं है कि वो संवेगात्मक रूप से अस्थिर हो, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो पिछड़े बालक के लिए ये गुण लागू नहीं होते हैं कि कोई पिछड़ा बालक है तो वो संवेगात्मक रूप से कमज़ोर होगा या उसमें आत्मविश्वास की कमी होगी। और बाल अपराधी जो बालक होता है, आपको क्या लगता है कि वो संवेगात्मक रूप से असंतुलित होता है या उसमें आत्मविश्वास की कमी होती है या पूर्व अनुभव से वो लाभ नहीं उठा सकता? बिल्कुल, ये जो अपराधी होता है बालक, वो इतना शातिर, इतना चालाक होता है, इतना ऊर्जावान होता है कि वह कोई ना कोई शैतानी करता रहता है, ठीक है। पहले उसके अनुभवों को वो नई परिस्थितियों को काम में लेता रहता है, पहले को बहानों को दोबारा काम में लेता रहता है, ये इसकी है। लेकिन यहाँ पे मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है, ऐसे बालक जिनकी संवेगात्मक स्थिति ठीक नहीं हो, तो जो मानसिक रूप से मंद बालक है उन्हीं को अपन कहते हैं मेंटल रिटार्डेड, जिनको अपन मानसिक मंद भी कह सकते हैं, जिनको अपन क्या कह सकते हैं, मानसिक मंद बालक। इन्हीं को अपन बौद्धिक आसक्त बालक भी कहते हैं। ध्यान रखिए, रीट अभी जो पेपर आउट हुआ था उसमें 2 क्वेश्चन बौद्धिक आसक्त बालकों से संबंधित पूछे गए थे, मैंने यहाँ पर भी समावेश किया है 1-2 क्वेश्चन उनके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानसिक मंद बालक की विशेषता है। मानसिक रूप से जो बालक मंद है, समझ लीजिए किसकी, बौद्धिक रूप से अशक्त बालक की मैं बात कर रहा हूँ, तो उनका बुद्धि जो IQ लेवल क्या 70 से कम होता है, सामाजिक समायोजन की क्षमता उनकी कमजोर होती है, सीमित उनकी रुचियाँ होती हैं, या उपरोक्त सभी। मानसिक रूप से जो मंद बालक है, क्या उनकी बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है, सामाजिक समायोजन की क्षमता में कमी होती है, उनकी सीमित रुचियाँ होती है, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये मानसिक रूप से जो मंद बालक है, बौद्धिक आसक्त बालक है, उनकी IQ लेवल 70 से कम होती है, सामाजिक समायोजन की क्षमता कम होती है और उनकी रुचियां भी क्या होती है, सीमित होती है। तो इसलिए यहाँ पे इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि के सामान्य वितरण श्रेणी क्रम में धनात्मक छोर पर स्थित बालक कहलाता है। देखिए, बुद्धि का जो वितरण है, ठीक है, जितने भी लोग हैं उस वितरण की बात की जाए तो उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे पूछा गया, धनात्मक छोर पर कौन होगा, प्रतिभाशाली बालक, औसत बुद्धि बालक, पिछड़ा बालक एवं मंद बुद्धि बालक। तो देखिए, मैं यहाँ पे क्लियर करूँ, हो सकता है आपको ये पता नहीं हो कि बुद्धि का जो अपन कह सकते हैं सामान्य वितरण वक्र जो होता है वो इस रूप में होता है, सामान्य वितरण वक्र। तो यहाँ पे अपन बात करते इसमें ये अपन कह सकते हैं सामान्य वितरण वक्र इसका चल रहा है ये। तो ये उसका जो होता है ना, ऋणात्मक छोर होता है बाएं तरफ, और दाएं तरफ का जो छोर होता है वो धनात्मक वक्र होता है। बुद्धि का जो वितरण होता है घंटी के आकार का होता है। किस आकार का होता है, ये देखिए, घंटी का आकार का होता है वितरण। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे आपको पूछा गया धनात्मक छोर पर कौन होता है, तो धनात्मक छोर ये है, तो यहाँ पे कौन है, प्रतिभाशाली बालक, ठीक है। और ये ऋणात्मक जो है इसमें मंदबुद्धि बालक आ जाते हैं। तो वितरण जो होता है, देखिए औसत जो यहाँ पे कितना है, 100 है, औसत व्यक्ति इसके अंतर्गत आते ही हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, सृजनात्मकता की पहचान के लिए आवश्यक है विषय वस्तु आधारित प्रश्न। भाई, आपको सृजनात्मक बालक की पहचान करनी, तो क्या करोगे, विषय वस्तु आधारित प्रश्न, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, स ऑप्शन यहाँ पे इधर आ गया, अनुशासित कक्षा, और द यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, द यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सृजनात्मकता की पहचान के लिए इसका सही आंसर हो जाएगा, उसके लिए मुक्त उत्तर वाले जो प्रश्न होंगे
यानी उनकी कोई सीमा नहीं होगी, स्वतंत्रता होगी जिन प्रश्नों में, वहाँ पे किसी बालक की सृजनात्मकता की पहचान हो सकती है। विषय वस्तु आधारित प्रश्न, अनुशासित कक्षा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न ये नहीं होंगे, मुक्त उत्तर वाले जो प्रश्न है वो इसके अंतर्गत हो जाएगा वह। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलेक्सिया जो है वो क्या है? सीखने की अक्षमता, लिखने संबंधी अक्षमता, पढ़ने की क्षमता और सुनने की। तो पढ़ने की जो है, ठीक है, और सीखने, पढ़ने की जो है अपन कह सकते हैं डिसलेक्सिया, पठन संबंधी विकार, ठीक है। लिखने की जो अक्षमता वो डिस्ग्राफिया, और जो अलेक्सिया होगी वो होगी सीखने की अक्षमता। अलेक्सिया क्या है? सीखने की अक्षमता संबंधी विकार अपन उसको कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, प्रतिभाशाली गुण अर्जित करते हैं शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या जन्मजात होते हैं? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा जन्मजात होते हैं। आपको सोचना है कि बुद्धि जन्मजात होती है, आप सबको पता है, चाहे वो मंद बुद्धि हो, चाहे प्रतिभाशाली हो, चाहे औसत हो, उसको जो गुण मिला है वो जन्मजात है। अब ये है कि वो अपना गुण प्रकट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। मंद बुद्धि तो प्रकट कर देते हैं, लेकिन प्रतिभाशाली प्रकट करने के लिए उसको वैसा वातावरण की जरूरत होती है जहाँ पे उसकी जो बुद्धि है उसका समुचित विकास हो सके। तो इसके अंतर्गत हो जाएगा द। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए, किनको दी जानी चाहिए? टोटल 30 क्वेश्चन है इसमें, अपन आगे और देखेंगे। हस्तशिल्प की शिक्षा किसको दी जानी चाहिए? मंद बुद्धि बालकों को, सामान्य बालकों को, प्रखर बुद्धि बालकों को और पिछड़े बालकों को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो हस्तशिल्प की जो शिक्षा है वो मंद बुद्धि बालकों को दी जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अपना जीवन यापन कर सके, बाकी इनके तो कोई दिक्कत ही नहीं आती है, इनके भी कोई दिक्कत नहीं है। जो पिछड़े बालक है वो शैक्षिक रूप से पिछड़े होते हैं, जबकि मानसिक रूप से पिछड़े नहीं है। मानसिक रूप से तो पिछड़े कौन है? मंद बुद्धि बालक। तो इनको हस्तशिल्प की शिक्षा की आवश्यकता होती है। तो अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है? रचनात्मक आप निर्धारक के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है? वार्तालाप कौशल, मौखिक प्रश्न, परियोजना कार्य एवं बहुविकल्पीय प्रश्न। तो देखिए, अपन सृजनात्मकता या व्यक्ति की क्रिएटिविटी, रचनात्मकता जानना चाहते हैं, तो अपन के लिए क्या क्या चीज़ें सही है, लेकिन इनमें आपको जो इनमें कौन सा सही नहीं है, कौन सा उपागम इसके अंतर्गत नहीं है रचनात्मकता के लिए? तो देखिए, हमें कौशल है, उससे हमें रचनात्मकता का पता चलता है। व्यक्तियों को असाइनमेंट परियोजना दी जाती है, योजना, तो उससे भी उसका पता चलता है। मौखिक प्रश्नों के आधार पर भी व्यक्ति की क्रिएटिविटी का पता चलता है। लेकिन जो बहुविकल्पीय जो प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चन है, इसमें किसी व्यक्ति की क्रिएटिविटी, रचनात्मकता का पता नहीं लग सकता। तो इसके अंतर्गत क्या हो जाए सही आंसर? द, बहुविकल्पीय प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CWSN का अर्थ क्या है? विशेष आवश्यकता वाले बालक, अधिगम सक्षम बालक, कमजोर बालक और विविध बालक। तो CWSN का जो फुल फॉर्म है वो यहाँ पे होगा चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विशेष आवश्यकता वाले जो बालक होते हैं, ठीक है, वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं? CWSN के अंतर्गत आते हैं, चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी कक्षाओं में अब विद्यार्थियों का स्वागत होता है प्रतिभाशाली बालकों का, विविध बालकों का, कमजोर बालकों का, मंद बुद्धि बालकों का। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा, वो होगा समावेशी जो कक्षाएं उसमें विविध शिक्षार्थियों का स्वागत होता है। पहले अपन कह सकते विशिष्ट के अंतर्गत प्रतिभाशाली केवल कमजोर मंद बुद्धि को शामिल करते थे, लेकिन अब जो समावेशी शिक्षा कक्षाएं चलती है उसमें विविध, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि से हो, चाहे किसी भी उसकी भाषा हो, ठीक है, उनको सभी को उसमें समावेशित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में, निम्नलिखित में से कौन सा मध्यम मानसिक मंदता बालकों का बुद्धि लब्धि प्रसार है? कौन सा मध्यम मानसिक मंदता बालकों का बुद्धि प्रसार है? 110 से 120, 90 से 109, 90 से 100, 35 से 55। इसका सही आंसर देखते हैं क्या होता है आपका। मध्यम मानसिक जो मंदता है उन बालकों का बुद्धि लब्धि प्रसार क्या होता है? कुछ क्वेश्चन हम गलत कर देते हैं एक्स्ट्रा माइंड लगाने के चक्कर में, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा होगा, देखिए आपके माइंड को अपन कह सकते हैं एक हाईजेक किया जा रहा है एक तरीके ऑप्शन के माध्यम से, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन लगभग ये देखो 3 ऑप्शन सेम से लग रहे हैं कि होना चाहिए, तो इनमें से होना चाहिए, जबकि यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 35 से 55, ठीक है।
तो मैं बार बार कहता हूँ आपको ये पता होना चाहिए कि जो मानसिक मंद है उनकी कैटेगरी कितनी होती है। एक बात मैंने बताई थी 70 से कम, 70 से कम होते वो मानसिक मंद होते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन ही कौन सा है, सिर्फ एक आपके सामने। इनको भी 3 कैटेगरियों में बांटा गया है, ठीक है। अपन कह सकते हैं जिसको निम्न बौद्धिक असक्तता, सामान्य बौद्धिक असक्तता एवं गंभीर बौद्धिक असक्तता की कैटेगरी में इनको शामिल करते हैं। तो जो गंभीर बौद्धिक असक्तता होती है वो तो होती है कितने, 55 से 70, ठीक है। मध्यम की हो गई ये, मध्यम का पूछा ना मैंने, यहाँ पे देखिए मध्यम बौद्धिक असक्तता। और जो गंभीर है वो होती है 20 से 35। देखिए गंभीर 20 से 35, मध्यम 35 से 55 और निम्न बौद्धिक असक्तता वो 55 से 70। तो ये मैंने बता दिया, क्वेश्चन पूरी आने की संभावना रहती है। ये आपके लिए फिर से एक नया क्वेश्चन, फेडिंग नामक जो विधि है उसका उपयोग किस लिए करते हैं। प्रतिभावान बच्चों को समृद्ध बनाने के लिए, आंशिक रूप से दृष्टि दोष होने वाले बालकों को पढ़ने योग्य बनाने के लिए, मंदबुद्धि बालकों के व्यवहार में सुधार करने के लिए और बहरे और गूंगे बालकों को संकेतीकरण करने के लिए। तो इसके अंतर्गत क्या हो जाएगा, मेरे हिसाब से आपको पता नहीं है क्योंकि आपके लिए नया क्वेश्चन है। जो आंध्र प्रदेश टेट जो है उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंदबुद्धि जो बालक है उनके व्यवहार में सुधार करने के लिए फेडिंग नामक इस विधि का उपयोग किया जाता है। और आज का जो अपना अंतिम क्वेश्चन है वो है असाधारण बच्चों की व्यवहार संबंधी समस्याओं के निदान और उपचार के लिए आमतौर पर किस विधि का उपयोग किया जाता है। असाधारण जो वाले उनकी व्यवहार संबंधी समस्याओं का निदान करना और उपचार करने के लिए सर्वेक्षण विधि, केस स्टडी विधि, निरीक्षण विधि एवं प्रयोगात्मक विधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केस स्टडी जो विधि है वो बालक की वास्तविक समस्या को जानने और उसको दूर करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण विधि है। अपन कैसे निदान क्षेत्र में इस विधि का, या अपन कह सकते हैं मेडिकल क्षेत्र में भी इस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो ये थे आज के अपने एनसीईआरटी बुक्स आधारित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज अपन इसके बाद बात करेंगे अब साइकोलॉजी के मिक्स में क्वेश्चन और शैक्षिक परिदृश्य से संबंधित लगभग 100-150 क्वेश्चन का एक अलग वीडियो में डालूंगा। तो चैनल पे अगर आप नए तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। धन्यवाद।